गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी स्टडी में। शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के करंट अफेयर्स की और आज है 16 जुलाई। तो डेट आपको याद रखनी है। 16 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है पढ़िए और पुराना करंट अफेयर रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने के लिए सबसे आसान तरीका है वीडियो को फिर से फास्ट मोड में डाल करके उसे रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उन नोट्स के माध्यम से भी क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा सजेशन है कि आप नोट्स बनाया करें, क्योंकि लिखने से हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो लिखिए और उससे तथ्यों को याद रखिए और फ़ायदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतनी आसानी से आप कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर टिक कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर की और आज का जो पहला प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो अभी कल जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं। तो यहाँ पर ये दौरे पर थे और इन्होंने काशी के विकास की बात सामने रखी है। उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। उन्हीं में से ये प्रसाद परियोजना है जो उसके विकास से संबंधित है। यहाँ के जो किनारे हैं, गंगा नदी के जो घाट हैं, उनके विकास की बात रखी है। तो ये फ़िलहाल काशी को एक बहुत ही सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और बहुत ही विकसित शहर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये प्रसाद परियोजनाओं की शुरुआत की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अभी इनके बारे में ये जो प्रसाद परियोजना है इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है। नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये जो है ये प्रसाद की फुल फॉर्म है। फिलहाल फुल फॉर्म को आपको थोड़ा सा बस माइंड में रखिए कि किस यहाँ पर अल्फ़ाबेट से कौन सी बात यहाँ पर निकाल कर सामने रखी गई है, क्योंकि सरकार कुछ भी उल्टी सीधी बस आप कह दीजिए कि इनको फुल फॉर्म बनानी होती है बस, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना करके योजना लॉन्च कर देते हैं। तो एक आप देखिए कि ये योजना लॉन्च की गई है तो इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो योजना लॉन्च की गई है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है काशी का वाराणसी का विकास करना। तरह तरह की विकास की परियोजनाएं और यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 7वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ब्रिक्स की बैठक चल रही है इस टाइम पर। अभी कुछ दिन पहले पर्यटन की बैठक हुई थी, जितने भी पर्यटन मंत्री थे उनकी बैठक हुई थी, और अभी यहाँ पर हमें देखने को मिला है श्रम और रोजगार मंत्रियों की ब्रिक्स की बैठक हुई है और ये 7वीं है। इसका तो नंबर भी आप याद रखेंगे। अब आपको बताना है कि यहाँ पर मंत्री कौन थे जिनके द्वारा ये आयोजित की गई थी, क्योंकि मंत्रियों के अभी जो पद हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो मंत्री हो जाते हैं वो है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? संतोष गंगवार जी का स्थान लिया है। तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो आपको याद रखना है कि अब वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हो जाते हैं। पशुपति पारस जी कौन है? खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण, जो क्रीमी लेयर की यहाँ पर बात चल रही है, उससे जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में कौन सी बार विस्तार किया है? तो यहाँ पर बार बार इनके कार्यकाल में ये जो आयोग इससे संबंधित बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसके कार्यकाल में एक बार फिर विस्तार किया गया है और ये विस्तार जो है 11वीं बार विस्तार किया गया है। तो याद रखिएगा, अब ये 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर 11वीं बार विस्तार किया गया है। अब ये जनवरी 2022 तक ऐसे ही कार्य करता रहेगा। और किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्ग, जो जिसे हम ओबीसी बोलते हैं, उनसे संबंधित ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु तथा जीवाश्म ईंधन से मुक्ति हेतु फिट फॉर 55 प्रस्ताव किसने पेश किया है? तो यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात सबसे ज़्यादा सभी देशों पर इसका प्रेशर है और भारत पर भी है, क्योंकि भारत पेरिस समझौते से संबंधित जुड़ा हुआ है उससे। तो भारत ने अभी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है जिसमें भारत ने ये बताया है कि हमको जो 40% का लक्ष्य दिया गया था कार्बन उत्सर्जन को कम करके 40% तक ये जो नवीनतम जो ऊर्जा है उसका प्रयोग करना है,
उसमें से हम 39% मतलब 39% हम प्राप्त कर चुके हैं, और बस 1% है जो हम अपने भारतवासियों के सहयोग से प्राप्त कर लेंगे। तो भारत अपने कार्यों में देखा जाए तो अच्छा काम कर रहा है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और जीवाश्म ईंधन से मुक्ति हेतु फिट फॉर 55 प्रस्ताव किसने पेश किया है? तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा पेश किया गया है। इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, वो सारी देश और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन मिलकर के इन पर प्रतिबंध लगाएगा, इन पर कंट्रोल करेगा, और इसका कहना है कि 2030 तक ये काम अपना पूरा कर लेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का ये फिट फॉर 55 प्रस्ताव है। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने की तुलना के लिए 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का ये एक रोड मैप है कि अभी जो 2021 में ये जो कार्बन उत्सर्जन का इनका जो दर है उसको ये 1990 की दर के बराबर ले आएंगे और 55% तक ये कम करेंगे। तो फिलहाल अगर देखते हैं ये लक्ष्य इनका प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा तो छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। तो इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है पीयूष गोयल। पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्हें रेल मंत्री के पद से हटा दिया गया है। अब रेल मंत्री अश्विनी जी बन गए हैं, तो उनके स्थान पर यहाँ पर पीयूष गोयल वहाँ से तो हट गए हैं, पर यहाँ इनको राज्यसभा का सदन का नेता बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सदन का नेता पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन प्राइम डे पर भारत में पुनः शीन लॉन्च हुआ है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये शीन को फिर से लॉन्च कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि 2020 में, ये जून 2020 की ही घटना है कि जब भारत ने 51 ऐसे ऐप्स थे चाइना के जिन पर बैन लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक और भी बहुत सारे ऐप्स थे, पबजी भी बाद में फिर बैन किया गया। तो बहुत सारे ऐप्स थे जो चाइना के थे और डेटा लीक होने की स्थिति के कारण यहाँ पर इन ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया था। उसमें से एक शीन भी था जिसको अमेज़ॉन प्राइम डे पर फिर से लॉन्च कर दिया गया है और ये चाइना से संबंधित हो जाता है। तो चाइना से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे, चाइना से संबंधित भारत में फिर से लॉन्च हुआ है शीन। तो ये जो भारत और चाइना के बीच में एक विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद, उसके बाद ये कदम उठाए गए थे भारत की तरफ से कि भारत ने कहा था कि चाइना से कि अब हम तुम्हारे साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं या इस तरीके के जो भी तुम्हारे ऐप्स भारत में चल रहे हैं हम उसको नहीं चलने देंगे। तो यहाँ पर मुद्दा दिखाया गया था प्राइवेसी का, लेकिन असली वजह जो थी वो चाइना के व्यापार को भारत में कम करना था और चाइना को ये बताना था कि अगर तुम हमारे साथ विवाद करोगे तो हम ऐसे सख्त कदम उठा सकते हैं। तो इससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन शीन फिर से भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अपनी नवीनतम शैलियों और सुलभ मूल्य स्तरों के कारण खरीदारी के लिए एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध था, ये लोकप्रिय गंतव्य था। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये फिर से भारत में लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने % महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए तो ये खुशी की खबर है, क्योंकि यहाँ पर 28% की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर 28% बढ़ा दिया गया है। पहले ये 17% हुआ करता था, तो अब 17% से बढ़कर के ये 28% हो गया है। तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, 28% का भत्ता उसमें जोड़ा जाएगा और ये जो लागू होगा वो 1 जुलाई 2021 से लागू भी हो जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट मंथ जो जुलाई में सैलरी लोगों को मिलेगी ख़त्म होके, तो वहाँ पर ये भत्ता वहाँ ऐड कर दिया जाएगा, 28% का ये भत्ता ऐड कर दिया जाएगा। तो ये महंगाई भत्ता यहाँ पर जोड़ा गया है और महंगाई में बढ़ोतरी हुई भी है। लेकिन साधारण जनता के लिए क्या? केंद्र सरकार केंद्र के कर्मचारियों के लिए तो कर रही है, लेकिन साधारण जनता तो महंगाई की मार को झेल ही रही है ना। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता 28% तक बढ़ाया गया है, 1 जुलाई 2021 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भीम यूपीआई लॉन्च करने वाला देश बन गया है? तो यहाँ पर भीम यूपीआई जो ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग की सर्विसेज है, इस तरीके का ये ऐप है, तो ये भूटान में लॉन्च किया गया है। तो भूटान ये देश बन गया है। निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बयान दिया है कि भारतीय जो पर्यटक हैं उनको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए। तो भूटान यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है, अधिकतर जो पर्यटक हैं भूटान में जाते रहते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत का रखा है। तो इन्होंने मौद्रिक नीति की यहाँ पर समीक्षा की थी, जिसके दौरान इन्होंने ये चीज़ बताई कि हम जो एक जीडीपी की दर है उसको 2022 में कितना मान सकते हैं कि कितनी होगी। तो इन्होंने बताया है 10.5%। 10.5% के आसपास ये जीडीपी की दर जो है 2022 में रहने का इन्होंने अनुमान जताया है। इन्होंने बताया कि अचानक से उछाल आएगा और जीडीपी फिर से अपनी जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें एकदम तत्परता के साथ लग जाएगी। तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ने की बात कही है, और अगर 10% के आसपास हो जाती है जीडीपी, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो फिलहाल इन्होंने अनुमान लगाया है, आगे आने वाले समय में देखते हैं कि ये 10% के मतलब इस आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं कर पाती है। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं जिनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। तो 2022 में 10.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गया है। बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि पहली बार कोई मेन खिलाड़ी ऐसा है जो कोरोना संक्रमित हुआ है और इंग्लैंड दौरे के दौरान ये संक्रमित हुआ है, और इनका नाम हो जाता है ऋषभ पंत। बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट क्रिकेटर होंगे। तो ऋषभ पंत जी फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं और कल भारतीय क्रिकेट टीम डरहम के लिए रवाना हो गई, लेकिन ऋषभ पंत जी को नहीं भेजा गया क्योंकि वो कोरोना संक्रमित है और फिलहाल वो अभी अपने रूम में, मतलब जहाँ पर भी उनका इलाज वगैरह चल रहा होगा वहाँ पर वो होंगे। तो ऋषभ पंत जी इस कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, तो वहाँ पर ये कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब अगला जो प्रश्न है वो है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम है आर्यन रोबेन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और ये किस देश से संबंधित हैं। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं आर्यन रोबेन और दूसरी बार इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये जो है नीदरलैंड के खिलाड़ी हो जाते हैं। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं आर्यन रोबेन, इनका नाम है, और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्यन रोबेन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो फुटबॉल से की है और संबंधित किस देश से है, तो नीदरलैंड से संबंधित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली शर्ली फ्राई इरविन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस वर्ष टेनिस की हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉल ऑफ फेम बहुत बड़ा एक कह सकते हैं पदवी होती है और उसमें सिर्फ उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो सच में जिनका कार्य सराहनीय होता है। लगातार 3 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम की ये विजेता रही थी, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महिला बन जाती हैं। और इन्होंने जो है 1970 में ये हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी 1970 में, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है शर्ली फ्राई इरविन। शर्ली फ्राई इरविन हॉल ऑफ फेम में थी, टेनिस के हॉल ऑफ फेम में थी ये, और 1970 में इसमें शामिल की गई थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसे। ये था हमारा आज का सेशन करंट अफेयर्स का। सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।